A very good morning to class 6th. Hope you all are very fine class. We have studied, we are on the chapter, we have started our chapter 4 of of history, what books and burials tells us. है ना, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी हैव आल्सो स्टडीड इन दिस चैप्टर की अबाउट 4 वेदास की कौन कौन से 4 ओल्डेस्ट बुक्स कौन सी हैं, वो हमारे वेद हैं और कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर ये वेद किसने कंपोज किए थे ये भी जाना था हमने। इसके अलावा हमने लैंग्वेजेस के बारे में जाना कि वैदिक संस्कृत क्या थी और संस्कृत जो आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, और अदर लैंग्वेजेस के कैसे डेरिवेशन हुआ, कैसे लैंग्वेजेस निकली। इसके अलावा द हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद के बारे में क्या क्या बताया है ना। हिस्टोरियंस ने जब ऋग्वेद को स्टडी किया तो जो ये स्क्रिप्ट है ऋग्वेद की, उसको कैसे, उस लैंग्वेज को कैसे पढ़ा और उसका एक उन्होंने डायलॉग यानी एक कन्वर्सेशन विश्वामित्र और रिवर के बीच में जो दे रखा है उसको उन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में हमें बताया है। इसके अलावा इस चैप्टर हमने ये भी देखा कि कैटल, हॉर्सेस, चैरियट्स जो उसमें यूज होते थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी ऋग्वेद में, और कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते थे। जैसे राजा और ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण एंड प्रेस्ट बताया तो प्रेस्ट का काम क्या था, या राजा जो थे, राजा कौन हुआ करते थे। राजा आज के जमाने में हम जो राजा के बारे में सोचते हैं वो राजा नहीं थे, राजा के पास वैसी प्रॉपर्टी नहीं थी। जैसे हम महल सोचते हैं ना कि महल, तो वैसा नहीं, वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह लाइफ जीते थे। इसके फिर हमने देखा कि जन यानी कम्युनिटीज को जन और विश कहा गया, तो कौन कौन सी कम्युनिटी, हमने यदु जन, भारत जन, इन चीजों के बारे में जाना। अब यहीं पर ही एक चीज ये भी आई थी कि दास और दासयूस यानी जिनको हम अपने गुलाम कह सकते हैं, वो भी ऋग्वेद में देखा है ना। तो अब जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगलिथ्स। ठीक है, आज हम ये टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो साइलेंट सेंटिनल्स से मतलब है मूक प्रहरी। प्रहरी का मतलब होता है हमारे पहरेदार, जो कि क्या था, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द मेगलिथ्स। मेगलिथ्स क्या होते हैं, मेगलिथ्स बड़े बड़े पत्थरों को कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें, देखो लुक एट द, यहाँ पे देखा दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगलिथ्स। मेगलिथ्स कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये पिक्चर बनी है, दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, बीच में ये है, तो इसी को जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो बोल्डर्स के रूप में रखे हुए हैं, बाउंड्री के रूप में लगा रखे हैं चारों तरफ से, उनको देखो लिखा है लिटरली बिग स्टोन्स, इनको हम बोलते हैं मेगलिथ्स। तो इनका हिस्ट्री में यूज था। तो दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। और इनको जो है लोग अरेंज करते थे कि मतलब एक प्रॉपर वे में इनको लगाना, और इनको जो है बुरियल, बुरियल क्या होती है, बुरियल साइड जो हमारी दफन कब्रें वगैरह जो दफन की जाती है, यहाँ पे डेड बॉडीज को दफन किया जाता है, उन जगह के एक वहां पर एक सिंबल के रूप में कि हाँ यहाँ पर जो है डेड बॉडीज दफन है, इसके रूप में जो है मेगलिथ्स का यूज किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगलिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago। और ये चीज मेगलिथ्स मतलब बड़े बड़े स्टोन्स को कब्रों के चारों तरफ लगाने की जो काम था वो कब शुरू हुआ होगा, 3000 years ago, एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू द दक्कन, साउथ इंडिया, इंडिया में साउथ इंडिया वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में, इन जगहों पर। तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है, पिक्चर देख लो, बीच में ऐसे ये बनी हुई है ओपन टेक है, तो यहाँ पर कवर होगी कोई ना कोई, मतलब किसी को डेड बॉडीज को दफन किया होगा, और चारों तरफ से देखो पत्थरों से, पहले छोटे छोटे पत्थरों से बंद किया गया है, फिर बड़े बड़े बोल्डर से। तो ये क्या ऐसे पता चला यहाँ पे एक बुरियल साइट है, यानी पूरी कब्र तैयार कर दी गई है। लिखा भी है देखो, दिस टाइप ऑफ मेगलिथ इज नोन एज सिस्ट। इसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर have portholes which could be used as an entrance। इसमें portholes यानी जगह है जाने की, जो कि entrance के लिए यूज की गई, कि रास्ता है ना, किधर से घुस सकते हैं, तो portholes यानी इसका portholes यानी entrance कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे साइड से है। तो ये जो है आपकी दे रखी है एक सिस्ट, ऐसी कई भी होंगी, यहाँ पे एक की पिक्चर दे रखी है। तो यहीं पर ही हमें नेक्स्ट दे रखा है कि some important megalith sites are shown on the map too। यहाँ पे देखो दी हुई है। और while some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground। कुछ तो मतलब above the ground जैसे ये बनी हुई है, कुछ underground बनती थी, बनाई गई होंगी। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground। कभी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई गई तो उनको जो मिली है मटेरियल्स वगैरह, तो कैसी मिली, कहीं कहीं पर तो उन्हें एक ही स्टोन मिला है, पूरा सर्किल मिले हैं, मतलब सर्किल के रूप में स्टोन लगा रखे हैं, सर्किल बना रखा है स्टोन से, और कहीं पर सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर लगा रखा है। तो दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर बरियर्स बिलीव। तो सिर्फ एक क्या है, एक
मार्क के रूप में, सिंबल के रूप में कि यहाँ पे कोई चीज, जैसे हम ही है, हमारे रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर लगा के चारों तरफ से घेरा बना दिया जाए, तो हम जब निकलेंगे उस रास्ते से तो हम सोचेंगे ना यहाँ पे कुछ है, तो हम उससे हट के निकलेंगे। तो ऐसे ही एक मार्क के रूप में, एक इंडिकेशन के रूप में इन मेगलिथ्स का, इन बरियल साइट्स का, मतलब इन मेगलिथ्स का यूज किया गया कि यहाँ पे किसी को दफन किया है। तो देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगलिथ्स। इसके अलावा भी लोग कुछ और भी करते थे, क्या क्या करते थे देख लेते हैं। वी हैव मेड ए लिस्ट हियर, जैसे ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ। पहली चीज गड्ढा खोदना जमीन के अंदर जिसमें हम लोग डेड बॉडीज को दफनाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर लगाना, ब्रेकिंग बोल्डर्स, तोड़ना, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, मतलब एक प्रॉपर वे में एक सही तरीके से पत्थरों को लगाना, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन्स, शेपिंग स्टोन्स, बुरिंग द डेड, मतलब ये सब काम भी आपके मेगलिथ्स में आते हैं। तो देखो ना, इसको आपको पिक्चर को देख के आपको अच्छे से आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये अरेंज किया गया, प्रॉपर वे में बनाई गई है। फिर ऑल दीज बरियर्स हैव सम कॉमन फीचर्स, लेकिन सब में कॉमन फीचर्स क्या थे? जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव स्पॉट्स व्हिच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड बियर। जनरली जो ये बरियल साइट्स मिली हैं उनमें कॉमन फीचर क्या है कि उसमें उनके साथ में एक, मतलब एक पॉट, बड़ा बड़ा सा बर्तन रखा था जो कि कैसा होता था? ब्लैक एंड रेड बियर। ब्लैक एंड रेड बियर उसको कहा जाता था, मतलब उस पर लाल और काले रंग का पेंट होता था उस तरीके से। तो ऑल्सो फाउंड आर टूल्स, टूल्स भी मिले हैं, वेपन्स ऑफ आयरन मिले हैं, और समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के, यानी घोड़ों को भी दबाया गया होगा उसके अंदर। हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्स के इक्विपमेंट मिले हैं, जैसे हॉर्स चलाते, घोड़ा चलाते हैं ना, तो घोड़े पे क्या नाम है, घोड़ों को जब बांधते हैं तो रस्सी वगैरह जो चीज होती है वो भी मिले हैं। ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, गोल्ड और पत्थर के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जैसे देखो ये पिक्स बनी हुई है। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगलिथ्स बुरियल, जो आयरन इक्विपमेंट मिले हैं, एक आपको हॉर्स इक्विपमेंट मिला है, ये ऊपर बना हुआ है, लेफ्ट बिलो पे आपका एक्सेस बनी हुई है, देखिए ये, और एक डैगर, डैगर यानी खंजर। तो ये सब चीजें मिली हैं बुरियल्स में, यानी डेड बॉडीज के साथ में ये सब चीजें भी दफन कर दी जाती थी। तो होता है ना, मरने वाले के साथ में उसके समय उसका सामान, पहले के जो लोग थे ना, जैसे कभी सालों पहले, इससे ये आइडिया लग रहा है कि सालों पहले जब ये डेड बॉडीज को दफनाया जाता होगा तो उनके संग में उनका सामान भी रख दिया जाता होगा, जो भी उनका, मतलब जिससे कि क्या हो, उनके सामान उन्हीं के साथ रहे, ये चीज। तो फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो ये तो मेगलिथ्स के बारे में था। तो मेगलिथ्स से आपको ये चीज समझ में आ गई कि मेगलिथ्स क्या होती हैं? बरियल साइट्स होती हैं जो कि पत्थरों से, चारों तरफ से पत्थरों को बड़े बड़े स्टोन से कवर कर दी जाती है। ठीक, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, अब सोशल डिफरेंसेस में देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केलेटन probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another, है ना? Here one skeleton was buried with 33 gold, यहाँ पे find ब्रह्मगिरी on map 2, ओके। देखिए क्लास, यहाँ पे ये बता रखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेगलिथ्स में जो कई सारी साइट्स में खंजर और हॉर्स इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं, तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या सोचा कि इन स्केलेटन्स के संग, यानी जो डेड पर्सन होगा उसके संग में उसका सामान भी रख दिया जाता होगा। कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक ग्रेव के संग में कई बहुत सारा सामान मिला है, और कहीं ग्रेव में, ग्रेव जो कवरें होती है उनके सब में कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी का एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, वहां पर वन स्केलेटन वाज बुरीड, वहां पे एक स्केलेटन, स्केलेटन बोलते हैं हड्डियों का ढांचा, यानी जो डेड बॉडी होगी उसका हड्डियां तो बची होंगी ना दफनाने पर, तो उसके संग में 33 गोल्ड बीड्स दबाए गए थे, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिली हैं, एंड 1 कॉन्च शेल मिला है। तो ये सब चीजें मिली है, ये ऑर्नामेंट्स हो गए उसके। तो अदर स्केलेटन हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स, इसके अलावा दूसरे स्केलेटन के संग में क्या मिला है? सिर्फ एक कुछ ही घड़े, पॉट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं। तो these finds suggest that there was some difference in status among the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, other followers. तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि डिफरेंट तरीके के लोग वहां पर वो दबाए गए होंगे, मतलब क्या होगा, कुछ तो बहुत अमीर होंगे जिनके सामने सोना चांदी दबाया गया है, और कुछ के संग में खाली पॉट्स यानी मिट्टी वगैरह के बर्तन दबाए गए, इसका मतलब गरीब लोग भी हो सकते हैं, है ना, कुछ मुखिया होंगे, कुछ उनके फॉलोअर्स होंगे। तो इससे जो है जो भी खुदाई में चीजें मिली हैं, जो भी इन साइट्स में चीजें मिली हैं, उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आइडिया लगाया। और सही बात है, हम भी वही आइडिया लगाएंगे कि ऐसा होगा, हम किसी के कपड़े और रहन सहन से आइडिया लगा लेते हैं ना कि ये अमीर है कि ये गरीब है, इसका पैसा है। तो यही है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वर सम बुरियल्स स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। इसके अलावा फैमिलीज के बारे में कि एक ही फैमिली से है क्या, ऐसा भी है, ऐसा भी था कि कुछ बुरियल्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि एक ही फैमिली से है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा समटाइम्स मेकलिस कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कहीं कहीं पर इन मेकलिस में एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं, यानी एक से ज्यादा डेड बॉडीज को वहां पर दफनाया गया होगा। These indicate that people perhaps belonging to the same family. इससे ये पता चलता है कि जो लोग होंगे एक साथ अगर उनको दबाया गया तो वो एक ही फैमिली के होंगे। वर buried in the same place though not at the same time. सेम टाइम पे तो नहीं दबाए गए होंगे लेकिन सेम प्लेस पर दफनाए गए हैं, यानी एक फैमिली के सभी पर्सन्स को एक ही जगह पर दफनाया गया होगा अलग अलग टाइम पर। अब जब जब मरे होंगे तब तब, है ना। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. और portholes यानी जो उनके एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं ना, कि जाने की जगह बनाई गई है। तो जब जैसे कोई पहले मर गया तो उसको तो पहले दबा दिया, अब वहां पर पूरा मेगलिथ्स पूरे पत्थरों से उस चीज को बना दिया गया। फिर उस जगह पे अंदर जाने का रास्ता बनाया, जिसको पोर्ट होल्स बोला गया। तो बाद में कोई डेड बॉडी, जिसको डेथ हुआ, किसी की डेथ हुई, तो उस पर्सन को बाद में उस जगह के रास्ते उस जगह वहां पर दफन कर दिया गया होगा। तो स्टोन सर्कल्स आर और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द बुरियल साइट। तो जो ये सर्किल के रूप में बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं चारों तरफ से, तो इससे क्या सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए एक साइन पोस्ट के रूप में, सिंबल के रूप में, इंडिकेटर के रूप में रखा है कि यहाँ पर कोई भी बुरियल साइट है। तो बच्चों देखो, हम लोग जब कब्रिस्तान देखते हैं ना, कुछ बच्चों ने देखा होगा जहाँ पे कब्र दफन किया तो चारों तरफ से उसको पूरा बंद कर दिया जाता है ना, सीमेंटेड कर दी जाती है कुछ कब्र, और उनपे नेम लिख दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये पहले के ये तरीके थे। तो लेकिन ऐसा अभी यहाँ पे से ही बता रखा है कि एक ही फैमिली से और एक ही फैमिली के सभी पर्सन्स को एक ही जगह पे दफन किया गया होगा। तो ऐसा क्यों किया गया होगा? तो ऐसा इसलिए सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। ऐसा इसलिए उनका मानना था कि मरने के बाद में कभी अगर मानो जन्म हो तो दोबारा वो इसी प्लेस पर वापस आ जाए, इसी जगह पर, इसी फैमिली में वापस आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया कि सेम फैमिलीज थे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है ए स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव। अब इनाम गांव जो जगह है वहां पर जो स्पेशल बुरियल मिली है, मतलब जो, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो क्लास देख लेते हैं यहाँ पर ही। फाइंड इनाम गांव मैप 2, इट इज अ साइट ऑन द रिवर बोर्ड, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। देखिए इनाम गांव जो एक विलेज है, गांव था, गांव है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो वहां पे एक साइट मिली है, ठीक है, नदी के, भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है बोर्ड वहां पर। तो इट वाज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, यानी आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे जो साइट मिली है वो कब कब की रही होगी, वहां पे जो बुरियल साइट मिली है वो 3600 से लेके 2700 ईयर्स एगो के टाइम की रही होगी। तो here adults were generally buried in the ground and led out straight with the head towards the north. Sometimes burial were within the houses. तो वहां पे जो बुरियल साइट मिली है तो वहां पर जो स्केलेटन वगैरह मिले हैं, तो उससे ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि उनको जो ग्राउंड में दफनाया गया है तो बिल्कुल सीधा लिटाया गया है, और उनका जो सिर वाला हिस्सा है वो किस तरफ है, आपका नॉर्थ की तरफ। ठीक, समटाइम्स बुरियल्स वर विद इन द हाउस, और कहीं कहीं पे बुरियल्स कहाँ पे दफनाया, कहाँ पे गया, घर के अंदर ही। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड, और उनके सामने क्या रखा गया है, वेसल्स, बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं जिनमें खाना, वाटर एंड वर प्लेस विद द डेड, और उसके समय खाना और पानी भी रखा गया है डेड बॉडी के साथ में। तो ये चीज दफनाया, मतलब जिन डेड बॉडी, जो लोग मर गए, आज जैसे को भी हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हिंदूज में क्या करते हैं, अंतिम मतलब जला देते हैं डेड बॉडी को, और जहाँ मतलब मुस्लिम वगैरह तो दफनाते हैं वो लोग, है ना। तो वो लोग को उसका सामान थोड़ा रखते हैं कि उसका बिस्तर, उसका सब चीजें। तो पहले की जो बुरियल साइट्स उस समय की मिली है 3600 ईयर्स से, यानी 3000 ईयर्स एगो की, तो उस समय ये चीजें मिली है। तो उससे ये आइडिया लगाया गया है कि मरने वाले के साथ में उसका सामान भी दफनाया जाता था, और कहीं कहीं पर जैसे गोल्ड का सामान मिला है, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह मिले हैं, तो इससे अंदाजा ये लगा कि वो लोग जो है अमीर, काफी रिच रहे होंगे, तो भी उनके समय ये चीजें, तो ये कस्टम्स है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे खाना जो इनाम गांव में मिली है तो वहां पर ऐसी मिली है कि उनको सीधा स्ट्रेट लिटाया गया है, और उसके साथ में उसके खाना पानी भी रखा गया है। तो वन मैन वॉज फाउंड बुरीड इन ए लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site. In
द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। तो वहां पर एक बुरियल ऐसी मिली है, एक मतलब डेड बॉडी, एक बुरियल साइट ऐसी मिली है जो कि एक बड़े से घर में, बड़े से घर के 5 रूम का मतलब बड़ा सा, खूब उस समय का सबसे बड़ा घर रहा होगा उस साइट पे, मतलब जितने भी वहां पर बुरियल साइट मिली है, तो सबसे 5 रूम का घर है वो, बड़ा सा घर। और उसके आंगन में क्ले जार, मिट्टी का जार है जिसके 4 जार यानी बर्तन होता है घड़ा टाइप में, तो उसके अंदर 4 उसके मतलब चारों तरफ से उसके वो लगे हुए हैं, घड़ा नहीं कह सकते, वैसा बर्तन कैसे चारपाई टाइप में समझ लो, इस तरह के जार है, उसके अंदर 4 उसके मतलब पैर है, जैसे चारपाई में होते हैं इस तरीके से, और उसके अंदर डेड बॉडी मतलब उसके अंदर दफनाया गया है, उसके अंदर रखकर। ठीक है, तो दिस हाउस ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी, उस घर में क्या नाम है, ग्रेनरी भी मिली है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन, और बॉडी को कैसे लिटाया गया, सीधा नहीं लिटाया गया है, कैसे क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बिठाया गया, जैसे हम लोग बैठते हैं ना, तो एक पैर पे एक पैर रखकर, तो इस पोजीशन में डेड बॉडी को दफनाया गया है। ठीक, तो इससे देखो ये है ना कि आज तो हम क्या करते हैं, हम लोग सीधे लिटा ही देते हैं, है ना, कोई बिठाते थोड़ी ना, बिठा के थोड़ा ना अंतिम संस्कार करते हैं। तो उस समय देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि जो डेड बॉडीज मिली है, इस तरीके दफनाया गया है, वो इस पोजीशन में मिली है। एक जगह पर लेटी हुई पोजीशन में है, जिसमें उसका सर नॉर्थ की तरफ है, और एक जहाँ पर घर के बीचों बीच में दफनाया गया है, और उसमें भी एक जार के अंदर रखा गया है, जार के बीच मतलब 4 पैर वाला जार है वो, और उसको में भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन के अंदर बिठा कर रख दफनाया गया है। ठीक है, तो ये इससे जो है सिर्फ ये पता चल रहा है कि उस समय ये कस्टम थे, इस तरीके से लोग रहते थे। तो डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ ए चीफ, गिव रीजन फॉर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि कहीं एक बॉडी को तो ऐसे करा गया है, एक बॉडी कैसे, तो ये क्या हम सोच सकते हैं कि ये किसी चीफ की बॉडी रही होगी, किसी मुखिया की, है ना। तो इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, अब जो स्केलेटल मिले हैं, स्केलेटल जो हड्डियों के ढांचे वगैरह मिले हैं उनके पूरा, तो उससे क्या पता चलता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी स्टडीज करी तो उन्हें क्या पता चला। तो इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, however there are no major differences in the bones of a girl and boy। देखो एक तो बहुत आसान होता है कि आप बच्चे की छोटी सी स्केलेटन अगर बना दें, तो लड़की हो चाहे मतलब बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, उसकी हड्डियों में कोई फर्क नहीं मिलेगा, पर अडल्ट में तो फर्क हो जाता है ना। अडल्ट में जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में लड़की लड़कियों में कोई फर्क नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है गर्ल्स और बॉयज का। तो वही है यहाँ पर। तो कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वाज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमन। तो बच्चों के जो छोटे छोटे स्केलेटन मिले हैं उसमें तो नहीं बता सकते कि गर्ल का है कि बॉय का है, लेकिन बाद में मतलब जो बड़े स्केलेटन मिले तो उससे तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि वुमन का है कि मैन का है। तो समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर इंस्टेंट इट इज ए स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, कहीं पर अगर स्केलेटन मिला है ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी तो सिंपल सी बात है लड़कियां पहनती हैं, इसका मतलब वुमेन का है। तो इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ ए वुमेन। तो जो स्केलेटन मिला है उसकी ज्वेलरी देखकर अगर उसमें ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है तो उसका मतलब वो वुमेन की स्केलेटन है। However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. लेकिन कहीं कहीं पे हम बिल्कुल श्योर कैसे कह सकते हैं, कहीं कहीं पे तो मैन भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, है ना। तो ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो हम उसकी बोन स्ट्रक्चर से उसका आसानी से बता सकते हैं, कैसे द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ ए वुमन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। तो हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वुमेन का थोड़ा अलग होता है ना। तो हम लोग उससे थोड़ा सा जो हिप वाला एरिया है और पेल्विक एरिया है उससे आइडिया लगा सकते हैं ये वुमेन का है। तो दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडी। तो इससे जो है हम आइडिया ये जो है एक इस आधार पर हम मॉडर्न स्केलेटल्स की स्टडीज कर सकते हैं और बता सकते हैं। अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चरक who wrote a book on a medicine known as the चरक संहिता। तो इस 2000 years ago एक फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, आपने सुना भी होगा चरक संहिता के बारे में, उसमें सारी दवाइयों के बारे में दिया था। तो देयर आयुर्वेद में, तो देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। तो उसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, जबकि हम लोग पढ़ते तो बोन्स कितने 206 पढ़ते हैं ना। तो दिस इज ए मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। आज जो हम लोग 206 बोन्स पढ़ते हैं और चरक संहिता में 2000 ईयर्स एगो उन्होंने बताया था कि 360 बोन्स होती हैं। तो वो भी तो उस समय के फेमस फिजिशियन थे, तो सही बताया होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बदलाव रहा होगा। So Charak arrived at this figure by counting the teeth, joint and cartilage। उन्होंने
30 ज्वाइंट और कार्टिलेज सबकी सारी हड्डियों के बारे में पढ़ा होगा, तब उन्होंने जो है 360 बोन्स बताई होंगी, है ना। तो यही है कि जो है कि उस समय की जो स्केलेटन्स वगैरह है उससे आइडिया कैसे लगाया गया है। यहाँ पे ये फर्क दे रखा है कि आज हम 206 बोन्स पढ़ते हैं, तो हम लोग तो मतलब कुछ ज्वाइंट्स वगैरह की बोन को एक ही पढ़ लेते हैं, और इसमें जो है चरक ने अलग अलग उसमें सबको 30 की बोन को सबको अलग अलग गिन के तब 360 बोन्स बताई होंगी। तो यही है कि इस तरीके से टॉपिक हमारा ये ना कि व्हाट स्केलेटल स्टडीज, कि कैसे इसकी स्टडीज की जाती है। तो यही है कि सबका स्टडीज करने का तरीका अलग होता है। जब पहले का इतने साल पहले की बात है, 3000 इयर्स एगो की बात चलिए, तब की जो है स्केलेटन की स्टडीज और आज की में फर्क हो गया होगा ना, बहुत बड़ा फर्क है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ऑक्यूपेशन एट इनामगांव। अब वहाँ के लोगों का जो इनामगांव में बुरियल साइट मिली है, तो उसमें जो डेड बॉडीज वगैरह मिली है उससे आइडिया लगाया कि कैसे कैसे, है ना। तो अब वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा, तो यहाँ पे दिया आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। यानी उन्हें ये सारी फसलें मिली हैं, गेहूं, बाजरा, जौ और दालें, चावल, पीज, मटर और आपका ये क्या बोलते हैं उसको, अलसी, ये सब चीजें मिली हैं। तो बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। और बहुत सारी चीजें मिली हैं, एनिमल्स की हड्डियां मिली हैं, और उनके मामले से समझ में ये आ रहा है कि हम लोग उसको खाने के लिए लोग यूज करते होंगे। हैव आल्सो बीन फाउंड, ये सब चीजें मिली। तो दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. तो ये सारे एनिमल्स की हड्डियां वगैरह मिली है, ठीक, इनकी मिली है। तो देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज, इसका मतलब ये है कि सारे एनिमल्स थे और इनका मांस वगैरह वो लोग खाते थे, और यानी फसलें उगाते थे। तो देयर इज एविडेंस, अब जब फसलें उगा रहे हैं इसका मतलब कृषि भी कर रहे हैं, और सीधी सी बात है फिर पशुपालन भी कर रहे हैं। So there is evidence that fruits such as बेर, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected. और ये वाले फल भी मिले हैं, यानी इनकी भी खेती होती थी। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि वहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन था वो कृषि रही होगी, पशु कृषि के अंदर ही पशुपालन वगैरह आ जाता है, तो ये सब रहा होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा एल्सवेयर। अब ये तो हमारी ये बात हो गई कि इंडिया के बारे में बात कर ली, वेदों के बारे में बात कर ली। अब इसके अलावा और जगहों पे क्या होता है, तो हमने इंडिया के बारे में पढ़ा अब तक। चाइना के बारे में देखो, यहाँ पे क्या रखा, फाइंड चाइना इन योर एटलस अराउंड 3500 इयर्स एगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। यानी ना चाइना जो कंट्री है, चीन का आप सभी जानते होंगे अच्छे से, तो वहां पे 3500 इयर्स एगो राइटिंग डेवलप हो चुकी थी, उसकी एविडेंसेस मिले हैं, है ना। तो दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, किस पे लिखी हुई है, हड्डियों पर, जानवरों की। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स कहा जाता है उनको, बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि उन बोन्स पे उनको पढ़कर हम फ्यूचर बता सकते थे, मतलब फ्यूचर को पहले से बता सकते थे कि आगे क्या होगा, तो इसलिए उनको ओरेकल बोन्स कहा गया। तो किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स। इसके अलावा राजा क्या करता था, उस पर बोन्स पे क्वेश्चंस लिखते थे, है ना। स्क्राइब्स को कहते थे इस पे क्वेश्चन लिखो। वुड दे विन बैटल, मतलब ये था स्क्राइब लिखने वाले होते हैं, उनसे कहते थे इस पे लिख के दो कि वो जीतेंगे लड़ाई में। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, मतलब जब वो उन बोन्स पर, जो ओरेकल बोन्स थी उन पर जब वो ये क्वेश्चन लिखते थे, तो वो बोन्स उनका आंसर करती थी कि इस बार फसल अच्छी होगी क्या, हम इस बार मैं युद्ध जीतूंगा। वुड दे हैव सन, क्या मेरा बेटा होगा। तो वो क्या था, इन बोन्स से उन्हें अपने फ्यूचर का पता चल जाता था कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए इनको ओरेकल बोन्स कहा गया। एनिमल बोन्स थी ये। तो द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, और फिर उनको उन बोन्स को किस पे रखा जाता था, फायर पे रखा जाता था, आग में। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और वो टूट जाती थी। देन फॉर्चून टेलर, देखो ये प्रोसेस थी, ओरेकल बोन्स एनिमल बोन्स थी, जिन पे क्या था, लिखने के लिए यूज किया जाता था। उस पर क्या था, आपका कोई क्वेश्चन है कि वो भविष्य बताते थे, कैसे जैसे ये लिख दिया कि मैं, राजा जो थे उन्होंने कहा कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, ये लिख दिया। उसके बाद में उन बोन्स को आग में डाल दिया, आग में डालने पर वो बोन्स टूट जाती थी। तो इससे क्या होता था, देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीज दीज क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फिर फॉर्चून टेलर्स यानी जो भविष्य वक्ता होते थे, वो ये उनके क्रैक्स को देखते थे, उस पर चटकन आती थी ना,
उसको देखते थे और उसके आधार पर वो जो है फ्यूचर को बताते थे। जैसी जैसी रेखाएं उस पर बनती थी, जैसे आज हमारा जो फॉर्चून टेलर हमारी हाथ की रेखाएं देखते हैं, हाथ की रेखाओं को देख के स्टडी करते हैं कि आपका तुम ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ऐसी वो इन बोन्स को, ऐसा चाइना का है, ठीक है, चाइना की एक स्टडी दे रखी है आपको। तो दीज किंग्स, तो एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। तो देखो कोई भी हमारा भविष्य पूरा प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये पहले भी सच था, ये आज भी सच है, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक्स भी आती थी। तो दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस एंड सिटीज, तो महलों में रहते थे राजा। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, उनके संग में रखते थे कि खूब सारा धन दौलत, इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स, अच्छे अच्छे बर्तन, यानी खूब प्रॉपर्टी, धन वगैरह सब कुछ संपदा। However, they did not know the use of iron, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर आयरन का यूज जानते थे, ये नहीं जानते थे, ये बात का फैक्ट मिला है, ठीक है। तो ये आपका जो है चाइना में की स्टडी दे रखी है, ठीक। तो लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेद एंड दीज किंग्स। अब यहाँ पे जो ये किंग्स के बारे में बता रखा है, इनके पास तो सबका सारी संपदा थी, ठीक। और ऋग्वेद में जिन राजा के बारे में बता रखा था, उनके बीच उनके पास कुछ नहीं था, वो एक ऑर्डिनरी पीपल की तरह रहते थे। तो यही यहाँ पे दे रखा है कि लिस्ट वन डिफरेंस, एक डिफरेंस बता दो। तो डिफरेंस यही है कि जो राजाज ऑफ ऋग्वेद थे, दैट डिड नॉट कीप, दैट डिड नॉट हैव वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेटरी, ये सब चीजें नहीं थी। और जो ये वाले किंग्स की, यहाँ पे चाइना में किंग्स की बात हो रही है, उनके पास में ये सब कुछ था, वो लोग पैलेसेस में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक। चैप्टर आपका 4 इज कंप्लीटेड, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, है ना। अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स है, पर हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स से पहले एक पीडीएफ से, पीपीटी से इसकी शॉर्ट में रिव्यू देख लेंगे, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी मैं। जब तक आपको यहाँ पे एक इमेजिन में एक एक्टिविटी रखी है, यू लिव इन इनाम गांव 3000 years ago एंड द चीफ हैज डाइड लास्ट नाइट, और चीफ लास्ट नाइट मर गया। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बुरियल्स, तो उसकी बुरियल्स तैयार की जा रही है। डिस्क्राइब द सीन इंक्लूडिंग हाउ फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूनरल, और व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड। अब मतलब कैसे उसको बुरियल्स को सेट करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, और क्या क्या चढ़ाओ इसमें। जैसे हमने अभी इनाम गांव को ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा ना, तो उसी के आधार पर हमें एक ये चीज करनी है, डिस्क्राइब करना है सीन को। तो ये आपको एक्टिविटी करिएगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही है क्लास। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, देन यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल।